गुलम चिकित्सा चैप्टर नंबर 5 ऑफ चरक चिकित्सा स्थान इज गुलम चिकित्सा। ठीक है, तो गुलम के कारण क्या क्या होते हैं? तो गुलम के कारण होते हैं मल कफ पित्त के अधिक मात्रा में निकलने से अथवा उनके अधिक बढ़ने के कारण, शरीर में अधिक पीड़ा होने से तथा मलमूत्र के प्रवृत्ति वेगों को रोकने से अथवा किसी भी प्रकार के बाहरी आघात लगने से, अत्यधिक दबाव पड़ने से, सूखे अन्नपान का अधिक मात्रा में सेवन करने से, शोक से अथवा वमन विरेचन आदि चिकित्सा क्रम का विपरीत क्रम के सेवन करने से, या फिर शारीरिक अन्य चेष्टाओं का विषम रूप से या अधिक मात्रा में सेवन करने से कोष्ठ यानी कि महास्रोत में वायु कुपित हो जाता है। ठीक है, तो कोष्ठ को महास्रोत भी बोला है चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 5 यानी कि गुलम चिकित्सा में कोष्ठ को महास्रोत भी बोलते हैं। संप्राप्ति क्या है गुलम की? उपर्युक्त कारणों से प्रकोपित वायु कफ और पित्त को बाढ़कर अपने स्थान से निकालकर और उन दोनों के द्वारा अपने मार्गों को रोककर तथा मार्गों के बाद हो जाने से स्वयं अधः प्रदेश में नहीं जाती है। अतः वायु हृदय नाभि पार्श्व उदर और बस्ती में शूल उत्पन्न करती है। वायु पक्वाशय पित्ताशय कफाशय, कफाशय को आमाशय भी बोलते हैं। ठीक है, तो वायु पित्ताशय कफाशय पक्वाशय में स्वतंत्र या परतंत्र रहकर पिंड रूप में हो जाने के कारण स्पर्श द्वारा जानी जाती है। यह गुल्म दोष के अनुसार अपना नाम प्राप्त करता है। ठीक है, इसे ही हम गुल्म रोग कहते हैं। नेक्स्ट है गुल्म के स्थान। तो गुल्म के स्थान 5 हैं: बस्ती, नाभि प्रदेश, हृदय और दोनों पार्श्व। 5 दोषों से गुल्म होता है: वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और रक्तज। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का गुल्म है। वातज गुल्म हेतु बताए गए हैं। ठीक है, तो वातज गुल्म हेतु कॉमन से ही है, वही वात कारक जो भी कारण होते हैं जो वात को बढ़ाते हैं वही कॉमन है, इसलिए लिखे नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर आते वातज गुल्म के रूप। जिस गुल्म का स्थान विकल्प हो अर्थात एक नियत स्थान न हो, कभी बस्ती कभी नाभि कभी हृदय और कभी पार्श्व में स्पर्श से ज्ञात होता हो, संस्थान विकल्प हो, रुजा यानी कि पीड़ा विकल्प हो, मल अपान वायु की रुकावट हो जाती हो, हृदय कुक्षी पार्श्व अंश प्रदेश सिर में वेदना होती हो, भोजन पचने पर उपद्रव अधिक बढ़ता हो, भोजन के बाद गुल्म का प्रकोप कम होता हो, रूक्ष कषाय तिक्त कटु रस लाभकर न होता हो अर्थात उपद्रव बढ़ता हो। ठीक है, तो ये वातज गुल्म का रूप है। अब पित्तज गुल्म के हेतु बताए हैं, कारण क्या होते हैं? तो कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाही रूक्ष अन्नपान सेवन से शरीर में रक्त का दूषित होना पित्तज गुल्म का कारण है। पित्तज गुल्म रूप। ठीक है, तो भोजन की पाकवावस्था में तीव्र शूल का होना, स्पर्श को न सहना, ये एक पित्तज गुल्म का रूप है। ठीक है, कफज और सन्निपातज गुल्म का हेतु। ठीक है, कफज गुल्म का और सन्निपातज गुल्म का हेतु सेम ही है, एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? शीत गुरु स्निग्ध अन्न सेवन, घृत दुग्ध सेवन। ठीक है, कफज। और वात पित्त कफ हेतु जो हैं वो सन्निपातज के होते हैं। ठीक है, वात पित्त कफ हेतु जो हैं वो सन्निपातज के होते हैं। मुख्यतः सन्निपातज कफ के कारण भी होता है, लेकिन वात पित्त कफ के हेतु जो होते हैं तीनों के, उसमें सन्निपातज के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कफज गुल्म रूप। शरीर शीतल स्थैमित्य शीत ज्वर गुल्म में अल्प वेदना और गुल्म का कठिन और ऊंचा उठा हुआ होना, द्वंद्वज गुल्म लक्षण। 2 दोषों के कारण लक्षण और दोषों के बल और अबल को देखकर औषधि की कल्पना के लिए अन्य मिश्रित लक्षण वाले 3 गुल्मों को अर्थात वात पित्त वात कफ पित्त कफ अन्य 3 गुल्मों को समझें। त्रिदोषज गुल्म की असाध्यता। जिस गुल्म में तीव्र वेदना, अधिक दाह, पत्थर के समान कठिनता, ऊंचा उठा हुआ, शीघ्र विदा को प्राप्त होने वाला, भयंकर तथा मन शरीर अग्नि इनके बल को नष्ट करने वाला होता है, वह त्रिदोषज गुल्म असाध्य होता है। रक्तज गुल्म के कारण क्या क्या होते हैं? ऋतुकाल में भोजन न करने से, भय से, रूक्ष आहार विहार से, मलमूत्र के वेग को रोकने से,
रक्त स्तंभक आहार विहार या औषधियों के सेवन करने से वमन से योनि रोग के कारण स्त्रियों का रक्तजन्य गुल्म होता है। रक्त गुल्म की चिकित्सा 10 मास के बाद ही करनी चाहिए। रक्त गुल्म की चिकित्सा क्या कितने मास के बाद करनी चाहिए? 10 मास के बाद, 10 महीनों के बाद। अब इसके बाद आता है वातज गुल्म की चिकित्सा। वातज गुल्म की चिकित्सा का चिकित्सा सिद्धांत क्या है? मल और अपान वायु रुक गई हो ऐसे गुल्म में सर्वप्रथम स्नेहों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। स्वेदन, स्निग्ध भोजन, स्नेह का अभ्यंग, स्नेहपान, निरु और अनुवासन बस्ती द्वारा स्नेहन करके गुल्म नष्ट करने के लिए स्वेदन करें। स्वेदन का फल क्या होता है कि स्नेहन स्वेदन करने से स्वेद स्रोतों को मृदु बनाकर बढ़ी हुई कुपित वायु को नष्ट कर तथा मल का विबंध या बढ़े हुए पित्त और कफ के द्वारा वायु के रुके हुए मार्गों को खोलकर गुल्म को नष्ट करता है। स्नेह तथा बस्ती, विशेषकर नाभि के ऊपरी भाग में उत्पन्न गुल्म में स्नेहपान करना हितकर होता है। यदि गुल्म पकवाशय में आश्रित रहता है तो बस्ती का प्रयोग, और यदि संपूर्ण उदर प्रदेश में आश्रित हो तो स्नेहपान और बस्ती दोनों का प्रयोग कराना हितकर होता है। वातिक गुल्म में बृहण का प्रयोग, वातजन्य गुल्म में यदि वात और मल का विबंध भी हो पर अतिदीप्त हो तो स्निग्ध उष्ण और बृहण अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। वातिक गुल्म में पुनः पुनः चिकित्सा, कफ पित्त की रक्षा करते हुए वैद्य को बार बार स्नेहपान, निरु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। गुल्म में वात की सदा रक्षा करनी चाहिए। गुल्म में वात की हमेशा रक्षा करें। जिस दोष की प्रधानता उसी के अनुसार चिकित्सा करें, किंतु गुल्म की चिकित्सा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में वायु की रक्षा करते रहना चाहिए। अर्थात गुल्म का आरंभक प्रधान रूप से वात ही होता है। यदि वह कुपित हो जाएगा तब गुल्म का अच्छा होना कठिन हो जाता है। अतः प्रत्येक अवस्था में वायु की रक्षा करते रहना चाहिए। वात गुल्म में बमन करें, ठीक है, कफ बढ़े तब करें, ठीक है। वात गुल्म में बमन जो है कफ बढ़ने पर करें। वात गुल्म में विरेचन पित्त बढ़ने पर करें। अनुलोमिक स्नेहों द्वारा विरेचन करना चाहिए। विरेचन किन के द्वारा करना चाहिए? अनुलोमिक स्नेह। स्नेह कौन से? अनुलोमिक। गुल्म रोग में रक्त मोक्षण, चिकित्सा द्वारा वात पित्त कफ शांत होने पर भी गुल्म नष्ट नहीं हुआ हो तो वह गुल्म रोग रक्त मोक्षण से अवश्य ही शांत हो जाता है। अब नेक्स्ट है पित्तज गुल्म की चिकित्सा, ठीक है। तो प्रारंभ, स्निग्ध एवं उष्ण वस्तु सेवन से उत्पन्न पैत्तिक गुल्म में स्वतंत्र कराना चाहिए। गुल्म में स्रंसन कराना चाहिए। गुल्म में क्या कराएं? स्रंसन कराएं। यदि रूक्ष और उष्ण वस्तु के सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो पित्तनाशक द्रव्यों से सिद्ध घृतपान शांत करना चाहिए। क्षीर बस्ती, यदि पकवाशय में स्थित हो, ठीक है, तो शीघ्र ही तिक्त द्रव्यों को मिलाकर दूध की बस्तियों से उस पित्त का निर्हरण करें। तिक्त द्रव्यों को मिलाकर, ठीक है। गुल्म में तिलवक घृत, ठीक है, तिलवक घृत को पान कराकर विरेचन कराएं। रक्त अवसेचन, रक्त मोक्षण कब करें? जब प्यास, ज्वर, दाह, शूल, स्वेद, अग्नि, मंदता, अरुचि, उपद्रव उत्पन्न हो। रक्त मोक्षण पश्चात कर्तव्य, दोष हरण, शरीर कृश होने पर रोगी को आश्वासन देते हुए जांगल पशु पक्षियों के मांसरस से तृप्त करा देने पर यदि कुछ दोष का या रोग अवशिष्ट हो तो उसे दूर करने के लिए प्रतिदिन घृत का सेवन कराना चाहिए। शस्त्र चिकित्सा, यदि रक्त और पित्त के बढ़ने या समुचित चिकित्सा न होने पर गुल्म विदाह युक्त हो जाए तो शस्त्र चिकित्सा करें। अपक्व गुल्म रूप, गुरु कठिन आकृति वाला गंभीर मांस में आश्रय प्राप्त जो विवर्ण न हुआ हो तथा स्थिर एवं स्निग्ध हो। पच्यमान गुल्म रूप, दाह, पीड़ा, ताड़नवत पीड़ा, संक्षोभ की अनुभूति, निद्रा का न आना, बेचैनी और ज्वर के होने से गुल्म पक रहा है ऐसा समझें। इसमें गुल्म के ऊपरी भाग में उपना यानी कि पुल्टिस बांधना चाहिए जिससे गुल्म शीघ्र ही पक जाए। पक्व गुल्म के रूप क्या होते हैं? चर्क ने पक्व गुल्म की आम, पच्यमान और पाक इन 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पक्व गुल्म चिकित्सा,
धन्वंतरी संप्रदाय वैद्य जो व्यधन और शोधन एवं रोपण क्रिया में विशेष योग्य हों, उन्हें ही पके हुए गुलम की चिकित्सा करने का अधिकार है। यानी कि जो सर्जन होते हैं उनकी बात की गई है इसमें। आभ्यंतर पच्यमान गुलम का रोग, यदि पाक अंतः भाग यानी कि भीतरी भाग में हो तो बाहरी भाग में पच्यमान गुलम का जो लक्षण है वही होता है। विशेषतः हृदय उदर प्रदेश में शोथ, बाह्य भाग के पच्यमान गुल्म में शोथ बाहर पार्श्व में निकलता होता है। नेक्स्ट है कफज गुल्म की चिकित्सा। लंघन, यदि रोगन वमन करने के योग्य नहीं है तथा मंदाग्नि हो तो सर्वप्रथम लंघन कराएं। वमन योग्य कफ गुल्मी, अग्नि बंद हो, वेदना हो, कोष्ठ भारी एवं जकड़ा हुआ हो, उत्क्लेश हो और भोजन में अरुचि हो तो वमन योग्य है। वमन और लंघन कराने के बाद उष्ण उपचार, लघु एवं तिक्त रस वाले औषध द्रव्यों के जल से सिद्ध आहार का सेवन कराना चाहिए। नेक्स्ट है पित्तज गुल्म में विलयन, यदि अनाह और मलबद्ध के साथ कठिन और उन्नत हो तो प्रारंभ में युक्तिपूर्वक स्वेदन करने के बाद वैद्य गुल्म के विलयन करने का प्रयास करें। क्षार तथा घृत, लंघन और वमन एवं स्वेदन करा देने के बाद जब जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए तब कफ गुल्म में क्षार और कटु द्रव्यों के साथ उचित समय पर घृत पान कराना चाहिए। बस्ती तथा विरेचन, उपर्युक्त चिकित्साओं से कफज गुल्म अपने स्थान से विचलित हो गया हो ऐसा समझकर विरेचन द्वारा या दशमूल के क्वाथ में स्नेह मिलाकर बस्ती द्वारा शोधन कराना चाहिए। कफज गुल्म में गुटिकादि प्रयोग, कफज गुल्म में गुटिकादि का भी प्रयोग कराएं। क्षार प्रयोग भी कराएं। कृत मूल हो, महावास्तु हो, कठिन स्तीमित हो, भारी हो, उस गुल्म को क्षार एवं अरिष्ट का पान और अग्निकर्म के द्वारा जीतना चाहिए। क्षार प्रयोग पुनः पुनः, ठीक है। क्षार प्रयोग बार बार कब, जब तक शांत न हो जाए तब तक आवश्यकता अनुसार 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंतर से क्षार का प्रयोग कराना चाहिए। क्षार का गुण, मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षरण स्वभाव होने के कारण आशय से काट काट कर नीचे के मार्गों से बाहर निकाल देता है। कफज गुल्म में अरिष्ट का प्रयोग, जो स्निग्ध पदार्थों का भोजन करते हों, अग्नि मंद हो, भोजन में अरुचि हो तथा मदिरा पीना प्रकृति के अनुकूल हो तो ऊर्ध्व और अधोभाग के मार्गों की शुद्धि के लिए अरिष्टों का प्रयोग कराना चाहिए। यानी कि ऊपर और नीचे के मार्गों की शुद्धि के लिए अरिष्टों का प्रयोग कराएं। अग्निकर्म, रक्त मोक्षण पश्चात, ठीक है, बाण या अन्य लोह को गर्म कर उससे दग्ध कर देना चाहिए। अग्निकर्म का लाभ क्या होता है? अग्नि उष्ण और तीक्ष्ण होने से कफ एवं वायु को शांत करती है। कफ और वायु के शांत होने से गुल्म का संघात नष्ट हो जाता है। सन्निपात गुल्म चिकित्सा, ऊपर वात पित्त कफ गुल्म की चिकित्सा को ही एक में मिलाकर करनी चाहिए, ठीक है। अब गुल्म नाशक योग है इंपॉर्टेंट। तरुषणादि घृत वातज गुल्म में, हिंगु सौवर्चलाद्य घृत वात गुल्म में, हशुषाद्य घृत वात गुल्म शूल अनाह नष्ट करता है। पिपलाद्य घृत वात गुल्म में मातुलुंग रस गुल्म और अनाह के गुल्म और अनाह की वेदना को शांत करने के लिए सेवन करना चाहिए। हिंगवादी चूर्ण या गुटिका वात कफज गुल्म, शट्यादि चूर्ण गुल्म, ठीक है। नागरादि योग भी वात गुल्म में। वात गुल्म में एरंड तैल, यदि वात गुल्म में कफ का अनुबंध समझें तो एरंड के तैल को वारुणी मंड के साथ पान करें। यदि वात गुल्म में पित्त का अनुबंध समझें तो दूध के साथ एरंड तैल का पान करें। लहसुन क्षीर किस में दें? वात गुल्म में दें। तैल पंचक गुल्म में दें, उदर रोग में दें और आहना में दें, ठीक है। बेसिकली गुल्म चैप्टर पर तैल पंचक हम गुल्म में देंगे। एरंड तैल, प्रसन्ना, गोमूत्र, कांजी, ज्वाखार, इन पांचों को एकत्र मिलाकर उचित मात्रा में पिएं। शिलाजीत, ज्वाखार मिले हुए लघु पंचमूल के क्वाथ में शिलाजीत मिलाकर पान से वात गुल्म शांत होता है, ठीक है। तैल पंचक के बाद अब करेंगे शिलाजीत।
शिलाजीत शिलाजीत कर लिया। ज्वाखार मिले हुए लघु पंचमूल के क्वाथ में शिलाजीत मिलाकर पान से वात गुल्म शांत होता है। अब नेक्स्ट आता है स्वेद। वात गुल्म में स्वेद करते हैं। यदि शूल अनाह विबंध से कष्ट हो रहा हो तो उनका स्वेदाध्याय चरक सूत्र 14 में बताए गए नाड़ी स्वेद और शंकर स्वेद से स्वेदन करना चाहिए। वस्ती प्रयोग सर्वश्रेष्ठ औषध है गुल्म में, ठीक है। इसलिए बार बार निरु और अनुवासन वस्तियों का प्रयोग द्वारा वात पित्त कफ गुल्म शांत हो जाते हैं। वात गुल्म में तैल चिकित्सा के 28वें अध्याय में, ठीक है, वात रोग की के चिकित्सा प्रकरण में गुल्मनाशक तैलों का निरूपण किया गया है। उन तैलों का प्रयोग वातजन्य गुल्म में पीने के लिए अभ्यंग अनुवासन कर्म में करना चाहिए। नीलिनी घृत को शोधन के लिए लीनिनाद्य घृत को गुल्म में। वात गुल्म में मांसरस, मुर्गा, मोर और तीतर। वात गुल्म उष्ण वीर्य वाले द्रव स्निग्ध आहार द्रव्य हितकारी होते हैं। पीने के लिए मंड और वारुणी अथवा धनिया से पकाया हुआ जल हितकर होता है। गुल्म जाठराग्नि संबंध अग्निमंद, ठीक है, अग्निमंदता के कारण गुल्म की वृद्धि होती है। अग्नि दीप्त हो तो गुल्म की शांति होती है। इसलिए गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक भोजन करना अथवा अत्यंत उपवास करना उचित नहीं है, ठीक है। ज़्यादा उपवास भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मध्यम रखें, मीडियम रखें। गुल्म में सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन। सभी गुल्मों में स्नेहन स्वेदन के बाद जो भी चिकित्सा की जाती है वह सफल होती है, किंतु शरीर के रुक्ष होने पर की जाने वाली चिकित्सा सफल नहीं होती। अतः स्नेहन स्वेदन के बाद ही गुल्म में अन्य चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है पित्तज गुल्म चिकित्सा। विरेचन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दूध पिलाकर उसकी चिकित्सा करें। पित्तज गुल्म में रोहिणाद्य घृत दें। त्रायमाणाद्य घृत जो है वो पित्त और रक्तज गुल्म में दें। आमलकाद्य घृत पित्तज गुल्म में। द्राक्षाद्य घृत पित्तज गुल्म में। वासा घृत पित्तज गुल्म में, ठीक है। जो त्रायमाण घृत है उसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पित्तज और रक्तज गुल्म में दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है 77वां पॉइंट, ठीक है। पित्तज गुल्म में त्रायमाण का प्रयोग। 2 पल त्रायमाण को 2 प्रस्थ जल में क्वाथ कर अष्टमांश शेष रहने पर, यानी कि जब 8वां शेष रह जाए, ठीक है, रहने पर छान कर 4 पल गाय का दूध मिलाकर पान करें और पीने के बाद रोगी अपने बलानुसार गरम गरम गौ का दूध इच्छानुसार भरपेट पान करे। पित्तज गुल्म इससे शांत होता है। विरेचन, ठीक है। विरेचन में क्या? मुनक्का हरड़ के साथ मुनक्का हरड़ के स्वरस में गुड़ मिलाकर पीने को दें। अभ्यंग में क्या दें? घृत या चंदनादि तैल। बस्ती पित्तज ज्वर में तिक्त द्रव्यों के साथ जिन क्षीर बस्तियों का विधान ज्वर में बताया है और आगे सिद्धि स्थान में जो बस्तियां बताई जाएंगी वे सभी बस्तियां पित्तजन्य गुल्म में हितकर होती हैं। लंघन पित्तज गुल्म में यदि आमदोष का अनुबंध हो अथवा पित्त गुल्म में आम कफ और वात संबंध हो तो लंघन कराने के बाद ये वागु खड़ियूष के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित यानी कि बढ़ाना चाहिए। गुल्म में जठराग्नि का महत्व। सभी दोषों की शांति प्रकोप का होना अग्नि के ऊपर आश्रित है, अतः जठराग्नि की रक्षा सभी प्रकार से करनी चाहिए। कफज गुल्म की शल्य चिकित्सा। स्नेहन स्वेदन पश्चात वमन का प्रयोग कराएं और स्नेहन स्वेदन और वमन के द्वारा गुल्म में शिथिलता आ जाए तो एक घड़े में जलते हुए बलवज अथवा कुशों को डाल दें। गुल्म पीड़न जिससे गुल्म के दोष बाहर निकल जाएं। केवल एकमात्र गुल्म का ही मर्दन करें, किंतु आंत्र और हृदय का स्पर्श न करें, ठीक है। आंत्र और हृदय का स्पर्श न करें। श्लेष्म के गुल्म में स्वेदन। गर्म किए हुए लोहे के पात्र से स्वेदन करें, पर लोह का पात्र इतना गर्म हो कि गुल्म जले नहीं। 10 मूल घृत सेवन करने से शीघ्र ही कफज गुल्म नष्ट होता है। भल्लातक घृत कफज गुल्म को नष्ट करने में उत्तम है। क्षीर षटपलक घृत कफज गुल्म में दें। मिश्रक स्नेह कफज गुल्म में दें। कफज गुल्म में वात नाशक घृत विरेचनार्थ। वात गुल्म नाशक स्रंसन कार्य के लिए
जो नालिनी घृत का उल्लेख पहले किया जा चुका है, वही घृत दोगुनी मात्रा में कफ गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को विरेचन के लिए दें। नेक्स्ट है कफज गुल्म में त्रिवृत का प्रयोग। सफ़ेद निशोत के चूर्ण को सेहुंड के दूध में भली प्रकार भावना देकर एक कर्ष चूर्ण को मधु और घृत मिलाकर चाटने से उत्तम प्रकार का विरेचन हो जाता है। दंती हरितकी गुल्म में दें। दंती हरितकी के सेवन से कोई उपद्रव नहीं होता। इस दंती हरितकी के प्रयोग से मांसरस से सना हुआ भात का भोजन करना चाहिए। कफ गुल्म के रोगी के लिए प्रयोग करने योग्य सिद्ध निरू बस्तियों का प्रयोग आगे सिद्ध स्थान में किया जाएगा। ठीक है, तो कफ गुल्म में चूर्णादि का प्रयोग। जो चूर्ण और गुटिकाएँ वात गुल्म से पीड़ित रोगियों के लिए बताई गई हैं, उनमें एक भाग की अपेक्षा त्रिगुण मात्रा में यव, क्षार, हींग, अमल वेतस मिलाकर प्रयोग करने से कफज गुल्म में लाभ करती हैं। ग्रहणी रोग में जिन क्षार प्रयोगों का विधान है, वे सभी क्षार कफ गुल्म से पीड़ित रोगियों के लिए भी सिद्ध, निरापाद और लाभ करने में उत्तम हैं। यदि इन चिकित्साओं से कफज गुल्म नष्ट नहीं हो तो अंत में दाह करना चाहिए। कफज गुल्म में पेय द्रव्य। लघु पंचमूल से षडंग परिभाषा के अनुसार पकाया हुआ जल, पुराना वारुणी मंड अथवा पुराना माधविक महुआ से बनी हुई मदिरा को कफ गुल्म से पीड़ित रोगी समय पर अर्थात प्यास लगने पर पिए। असाध्य गुल्म के लक्षण। जो बहुत बड़े स्थान को घेर लेता है और जड़ बांध लिया हो तथा जो सिराओं से आनद हो गया हो अर्थात सिरा जाल से व्याप्त हो गया हो, जो कछुए के समान अंतत हुआ हो। ठीक है, वहाँ पे असाध्य गुल्म के ये असाध्य गुल्म के लक्षण होते हैं, और भी हैं, तो ये मेन जो हैं वो लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है कि रक्त गुल्म रोग से पीड़ित रोगिणी की चिकित्सा। गर्भकाल अर्थात 10 मास बीत जाने के बाद स्नेहन स्वेदन कराकर स्वेदन विरेचन दें। रक्त गुल्म में पलाश क्षार का प्रयोग। यदि इस पलाश क्षार से सिद्ध तेल घृत के सेवन से रक्त गुल्म का भेदन न हो तो योनि विशोधक औषधों का प्रयोग करना चाहिए। वातज गुल्म का चिकित्सा सूत्र। स्नेहन स्वेदन घृतपान चूर्ण बरीहण गुटिकाएँ बमन विरेचन रक्त मोक्षण का प्रयोग करें। पित्तज गुल्म का चिकित्सा सूत्र। तिक्त द्रव्यों से पकाया हुआ घृत, दूध विरेचन, निरूबस्ती, रक्त मोक्षण, आश्वासन, संशमन योग, उपना। पके गुल्म में शस्त्र कर्म यानी कि चीरा लगाना। आभ्यंतर गुल्म आभ्यंतर गुल्म पककर फूट गया हो और बह रहा हो तो शोधन और संशमन कर्म किया जाता है। ठीक है, आभ्यंतर गुल्म जो बाहर का जो गुल्म है अगर वो पक करके फट गया हो और उसमें से बह रहा हो, श्राव हो रहा हो, ठीक है, तो शोधन और संशमन कर्म किया जाता है उसमें। ठीक है, कफज गुल्म का चिकित्सा सूत्र। स्नेहन स्वेदन भेदन लंघन वमन विरेचन घृतपान बस्ती गोलियां चूर्ण अरिष्ट योग क्षार का प्रयोग। इन कर्मों से लाभ न होने पर अंत में रक्त मोक्षण करने के बाद अग्नि से दाह कर्म किया जाता है। इसी के साथ अध्याय का उपसंहार। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया चैप्टर में भी। अध्याय का उपसंहार क्या है कि स्त्रियों में होने वाले आर्तवज गुल्म चिकित्सा क्रम भी बता दिया गया है। सामान्यतः सभी गुल्मों में पथ्य अन्न और पान का विधान, सभी गुल्मों के हेतुओं का त्याग करना, सर्वदा जठराग्नि की रक्षा करना, स्वेदन करने के बाद ही सभी प्रकार के गुल्मों में चिकित्सा करने का विधान तथा गुल्म का कारण लक्षण चिकित्सा, गुल्म की साध्यावस्था असाध्यावस्था, गुल्म नाशक योग, गुल्म की चिकित्सा, इन सभी बातों का संक्षेप में संग्रह अग्निवेश का कहा हुआ इस अध्याय में है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया, गुल्म चिकित्सा जो है। अब हम फटाफट फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, गुल्म चिकित्सा का। गुल्म के कारण कितने होते हैं, गुल्म के कारण क्या है? मल कफ पित्त के अधिक मात्रा में निकलने से अथवा उनके अधिक बढ़ने के कारण, शरीर में अधिक पीड़ा होने से तथा मलमूत्र के प्रवृत्त वेगों को रोकने से अथवा किसी भी प्रकार के बाहरी आघात लगने से, अत्यधिक दबाव पड़ने से, रूखे अन्नपान का अधिक मात्रा में सेवन करने से, शोक से अथवा वमन विरेचन आदि चिकित्सा क्रम का विपरीत क्रम से सेवन करने से अथवा शारीरिक अन्य चेष्टाओं का विषम रूप से या अधिक मात्रा में सेवन करने से कोष्ठ यानी कि महास्रोत में वायु कुपित हो जाती है।
संप्राप्ति किया गुलम की। उपयुक्त कारणों से प्रकोपित वायु कफ और पित्त को उभाड़कर अपने स्थान से निकालकर और उन दोनों के द्वारा अपने मार्गों को रोककर तथा मार्गों के बंद हो जाने से स्वयं अधः प्रदेश में नहीं जाती है। अतः वायु हृदय नाभि पार्श्व उदर और बस्ती में शूल उत्पन्न करती है। वायु पक्वाशय पित्ताशय कफाशय यानी कि आमाशय में स्वतंत्र या परतंत्र रहकर पिंड रूप में हो जाने के कारण स्पर्श द्वारा जानी जाती है। यह गुलम दोष के अनुसार अपना नाम प्राप्त करता है। गुलम के स्थान 5 हैं: बस्ती, नाभि प्रदेश, हृदय और दोनों पार्श्व। 5 दोषों से गुलम होता है: वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और रक्तज। ठीक है, वातज गुलम के हेतु वही कॉमन, वात ठंडा पीना, ज़्यादा चलना, ठीक है, ज़्यादा खाना नहीं खाना, वही सेम हेतु हैं। वातज गुलम के रूप: जिस गुलम का स्थान विकल्प हो, अर्थात एक नियत स्थान न हो, कभी बस्ती, कभी नाभि, कभी हृदय, कभी पार्श्व में स्पर्श से ज्ञात होता हो, संस्थान विकल्प हो, रुजा यानी कि पीड़ा विकल्प हो, मलपान वायु की रुकावट हो जाती हो, हृदय, कुक्षी, पार्श्व आदि प्रदेश, सिर में वेदना होती हो, भोजन पचने पर उपद्रव अधिक होता हो, भोजन के बाद गुलम का प्रकोप कम होता हो, रुक्ष, क्षाय, तिक्त, कटु रस लाभकर न होता हो, अर्थात उपद्रव बढ़ता हो। पित्तज गुलम हेतु: कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण विदाही, रूक्षण अन्नपान सेवन, शरीर में रक्त का दूषित होना पित्तज गुलम का कारण है। पित्तज गुलम रूप: भोजन की पाकवावस्था में तीव्र शूल का होना, स्पर्श को न सहना। कफज और सन्निपातज गुलम हेतु: ठीक है, तो कफज का क्या है? शीत, गुरु, स्निग्ध अन्न सेवन करना, घृत दूध का सेवन करना। सन्निपातज क्या है? वात, पित्त, कफ, इन तीनों के हेतु जो है सन्निपातज गुलम रोग के हेतु होते हैं। कफज गुलम रूप क्या है? शारीरिक शीतल, स्तैम्य, शीत ज्वर, गुलम में अल्प वेदना और गुलम का कठिन और ऊंचा उठा हुआ होना। द्वंद्वज गुलम लक्षण: 2 दोषों के कारण लक्षण और दोषों के बल और अबल को देखकर औषधि की कल्पना के लिए अन्य मिश्रित लक्षण वाले 3 गुलमों को, अर्थात वात, पित्त, कफ, अन्य 3 गुलमों को समझें। त्रिदोषज गुलम की असाध्यता: जिस गुल में तीव्र वेदना, अधिक दाह, पत्थर के समान कठिनता, ऊंचा उठा हुआ, शीघ्र विधा को प्राप्त करने वाला, भयंकर तथा मन, शरीर, अग्नि इनके बल को नष्ट करने वाला होता है, वो असाध्य होता है। ठीक है। रक्तज गुलम के कारण ऋतुकाल में भोजन न करने से, भय से, रुक्ष आहार विहार से, मलमूत्र के वेग को रोकने से, रक्त स्तंभन आहार विहार या औषधियों के सेवन करने से, बमन से, योनि रोग के कारण स्त्रियों का रक्तजन्य गुल्म होता है। रक्त गुल्म की चिकित्सा 10 मास के बाद ही करनी चाहिए। वातज गुल्म की चिकित्सा सिद्धांत क्या है? वातज गुल्म का मल और अपान वायु रुकी हुई हो ऐसे गुल्म में सर्वप्रथम स्नेह द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। स्वेदन, स्निग्ध भोजन, स्नेह का अभ्यंग, स्नेह पान, निरु और अनुवासन वस्ती द्वारा स्नेहन करके गुल्म नष्ट करने के लिए स्वेदन करें। स्वेदन का फल: स्नेहन स्वेदन करने से स्वेद स्रोतों को मृदु बनाकर बढ़ी हुई कुपित वायु को नष्ट करता था। मल का विबंध या बढ़े हुए पित्त और कफ के द्वारा वायु के रुके हुए मार्गों को खोलकर गुल्म को नष्ट करता है। स्नेह तथा बस्ती: विशेषकर नाभि के ऊपरी भाग में उत्पन्न गुल्म में स्नेह पान करना हितकर होता है। यदि गुल्म पक्वाशय में आश्रित रहता है तो बस्ती का प्रयोग, और यदि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आश्रित हो तो स्नेह पान और बस्ती दोनों का प्रयोग कराना हितकर होता है। वाती गुल्म में ब्रीहण का प्रयोग: वात जन्य गुल्म में यदि वात और मल का विबंध भी हो पर अतिदीप्त हो तो स्निग्ध उष्ण और ब्रीहण अन्नपान का सेवन करना चाहिए। वाती गुल्म में पुनः पुनः चिकित्सा: कफ पित्त की रक्षा करते हुए वैद्य को बार बार स्नेह पान, निरु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। गुल्म में वात की सदा रक्षा करनी चाहिए। जिस दोष की प्रधानता, ठीक है, जिस दोष की प्रधानता उसी के अनुसार, जिस दोष की प्रधानता हो उसी के अनुसार, ठीक है, चिकित्सा करें। किंतु गुल्म की चिकित्सा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में वायु की रक्षा करते रहना चाहिए। अर्थात गुल्म का आरंभ प्रधान रूप से वात ही होता है। यदि वात कुपित हो जाएगा तब गुल्म का अच्छा होना कठिन हो जाएगा। अतः प्रत्येक अवस्था में वायु की रक्षा करते रहना चाहिए। वात गुल्म में वमन कफ बढ़ने पर करें। वात गुल्म में विरेचन पित्त बढ़ने पर करें। अनुलोमिक स्नेहों द्वारा विरेचन करना चाहिए। गुल्म रोग में रक्त मोक्षण: चिकित्सा द्वारा वात पित्त कफ शांत होने पर भी गुल्म नष्ट नहीं हुआ हो तो वह गुल्म रोग रक्त मोक्षण से अवश्य ही शांत हो जाता है। पित्तज गुल्म की चिकित्सा प्रारंभ क्या है? स्निग्ध एवं उष्ण वस्तु सेवन से उत्पन्न पैते गुल्म में स्रंसन कराना चाहिए। यदि रुक्ष और उष्ण वस्तु के सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो पित्तनाशक द्रव्यों से सिद्ध घृतपान शांत करना चाहिए। क्षीर बस्ती: यदि पक्वाशय में स्थित हो तो शीघ्र ही तिक्त द्रव्यों को मिलाकर दूध की बस्तियों से उस पित्त का निर्हरण करें। गुल्म में तिलवक घृत को पान कराकर विरेचन कराएं। रक्त सेवन:
ठीक है। तो रक्तावसेचन, 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 रक्तावसेचन में रक्त मोक्षण कब करें? जब प्यास, ज्वर, दाह, चूल, स्वेद, अग्नि, मंदता, रुचि, उपद्रव उपस्थित हों। रक्त मोक्षण पश्चात कर्तव्य। दोष हरण शरीर कृश होने पर रोगी को आश्वासन देते हुए जांगल पशु पक्षियों के मांसरस से तृप्त करा देने पर यदि कुछ दोष या योग अवशिष्ट हों तो उसे दूर करने के लिए प्रतिदिन घृत का सेवन कराना चाहिए। शस्त्र चिकित्सा, यदि रक्त और पित्त के बढ़ने या समुचित चिकित्सा न होने पर गुल्म विदा युक्त हो जाए तो शस्त्र चिकित्सा करें। अपक्व गुल्म रूप, गुरु कठिन आकृति वाला गंभीर मांस में आश्रय प्राप्त जो विवर्ण न हुआ हो तथा स्थिर एवं स्निग्ध हो। पच्यमान गुल्म रूप, दाह पीड़ा, ताड़नवत पीड़ा, संक्षोभ की अनुभूति, निद्रा का न आना, बेचैनी और ज्वर के होने से गुल्म पक रहा है ऐसा समझें। इसमें गुल्म के ऊपरी भाग में उपना यानी कि पुलटिस बांधना चाहिए जिससे गुल्म शीघ्र ही पक जाए। पक्व गुल्म के रूप, चर्ग ने पक्व गुल्म की आम, पच्यमान और पाक इन 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पक्व गुल्म चिकित्सा, धन्वंतरी संप्रदाय वैद्य जो वेदन और शोधन एवं रोपण क्रिया में विशेष योग्य हों उन्हें ही पके हुए गुल्म की चिकित्सा करने का अधिकार है यानी कि सर्जन्स को। ठीक है। आभ्यंतर पच्यमान गुल्म का रोग, यदि पाक अंत भाग यानी कि भीतरी भाग में हो तो बाहरी भाग में पच्यमान गुल्म का जो लक्षण है वही होता है। विशेषतः हृदय उदर प्रदेश में शोध, ठीक है, बाह्य भाग के पच्यमान गुल्म में शोध बाहर पार्श्व में निकलता होता है। कफज गुल्म की चिकित्सा, लंघन, यदि रोगी वमन करने के योग्य नहीं है तथा मंदाग्नि हो तो सर्वप्रथम लंघन कराएं। वमन योग्य कफ गुल्मी, अग्नि मंद हो, वेदना हो, कोष्ठ भारी एवं जकड़ा हुआ हो, उत्कलेश हो और भोजन में अरुचि हो तो वमन योग्य। वमन और लंघन कराने के बाद उष्ण उपचार, लघु एवं तिक्त रस वाले औषध द्रव्यों के जल से सिद्ध आहार का सेवन कराना चाहिए। कफज गुल्म में विलयन, कफज गुल्म में विलयन, यदि अनाह और मलबद्ध के साथ कठिन और उन्नत हो तो प्रारंभ में युक्तिपूर्वक स्वेदन करने के बाद वैद्य गुल्म के विलयन करने का प्रयास करें। क्षार तथा घृत, लंघन और वमन एवं स्वेदन करा देने के बाद जब जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए तब कफज गुल्म में क्षार और कटु द्रव्यों के साथ उचित समय पर घृत पान कराना चाहिए। बस्ती तथा विरेचन, उपयुक्त चिकित्साओं से कफज गुल्म अपने स्थान से विचलित हो गया है ऐसा समझकर विरेचन द्वारा या दशमूल के क्वाथ में स्नेह मिलाकर बस्ती द्वारा शोधन कराना चाहिए। कफज गुल्म में गुटिकादि का प्रयोग भी करें। क्षार प्रयोग, कृत मूल हो, महावास्तु हो, कठिन स्तिमित हो और भारी हो, उस गुल्म को क्षार एवं अरिष्ट का पान और अग्नि कर्म के द्वारा जीतना चाहिए। क्षार प्रयोग पुनः पुनः, जब तक शांत न हो जाए तब तक आवश्यकतानुसार 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंतर से क्षार का प्रयोग कराना चाहिए। क्षार का गुण, मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षरण स्वभाव होने के कारण आशय से काट कर नीचे के मार्गों से बाहर निकाल देता है। कफज गुल्म में अरिष्ट का प्रयोग, जो स्निग्ध पदार्थों का भोजन करते हों, अग्निमंद हो, भोजन में अरुचि हो तथा मदिरा पीना प्रकृति के अनुकूल हो तो ऊर्ध्व और अधोभाग के मार्गों की शुद्धि के लिए अरिष्टों का प्रयोग कराना चाहिए। अग्निकर्म, रक्त मोक्षण पश्चात बाण या अन्य लोह को गर्म कर उससे दग्ध कर देना चाहिए। अग्निकर्म लाभ, अग्नि उष्ण और तीक्ष्ण होने से कफ एवं वायु को शांत करती है। कफ और वायु के शांत होने से गुल्म का संघात नष्ट हो जाता है। सन्निपात गुल्म चिकित्सा, उपरवात पित्त कफ गुल्म की चिकित्सा की ही एक में मिलाकर करनी चाहिए। गुल्म नाशक योग, तर्युषणादि घृत जो वातज गुल्म में, हिंगु सौवर्चलाद्य घृत वातज गुल्म में, हपुषाद्य घृत वातज गुल्म में, शूल में और अनाहन में नष्ट करती है। पिपलाद्य घृत वात गुल्म में, मातुलंग रस गुल्म और अनाह की वेदना को शांत करने के लिए सेवन करना चाहिए। हिंगवादी चूर्ण या गुटिका वात कफज गुल्म में, शट्यादि चूर्ण गुल्म, नागरादि योग वात गुल्म में एरंड तेल, यदि वात गुल्म में कफ का अनुबंध समझें तो एरंड के तेल को बारूणी मंड के साथ पान करें। यदि वात गुल्म में पित्त का अनुबंध समझें तो दूध के साथ एरंड तेल पान न करें। आदम लहसुन क्षीर वात गुल्म, ठीक है, लहसुन क्षीर जो वात गुल्म में देते हैं। तैल पंचकिन गुल्म, उदर रोग, अनाह, एरंड तैल, प्रसन्ना, गोमूत्र कांजी, ज्वाखार, इन पांचों को एकत्र मिलाकर उचित मात्रा में पिएं। शिलाजीत, ज्वाखार मिले हुए लघु पंचमूल के क्वाथ में शिलाजीत मिलाकर पान से वात गुल्म शांत होता है। स्वेद वात गुल्म,
यदि शूल अनाभिबंध से कष्ट हो रहा हो तो उनका स्वेदाध्याय यानी कि चरक सूत्र स्थान 14 में बताए गए नाड़ी स्वेद और संकर स्वेद से स्वेदन करना चाहिए। बस्ती प्रयोग सर्वश्रेष्ठ औषध है, इसलिए बार बार निरु और अनुवासन वस्तियों के प्रयोग द्वारा वात पित्त कफ गुल्म शांत हो जाते हैं। वात गुल्म में तैल चिकित्सा के 28वें अध्याय में वात रोग के चिकित्सा प्रकरण में गुल्मनाशक तैलों का निरूपण किया गया है। उन तैलों का प्रयोग वातजन्य गुल्म में पीने के लिए अभ्यंग अनुवासन क्रम में, नीलिनी घृत शोधन के लिए नीलिनाद्य घृत गुल्म में, वात गुल्म में मांसरस मुर्गा मोर और तीतर का, वात गुल्म में उष्ण वीर्य वाले द्रव्य स्निग्ध आहार द्रव्य हितकारी होते हैं। पीने के लिए मंड और वारुणी अथवा धनिया से पकाया हुआ जल हितकर होता है। गुल्म जठराग्नि संबंध, अग्नि मंद होने पर गुल्म वृद्धि, ठीक है, अग्नि दीप्त होने पर गुल्म शांत, ठीक है। इसलिए गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक भोजन करना अथवा अधिक यानी कि अत्यंत उपवास करना उचित नहीं है। गुल्म में सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन, सभी गुल्मों में स्नेहन स्वेदन के बाद जो भी चिकित्सा की जाती है वह सफल होती है, किंतु शरीर में रुक्ष होने पर भी परंतु शरीर के रुक्ष होने पर की जाने वाली चिकित्सा सफल नहीं होती। अतः स्नेहन स्वेदन के बाद ही गुल्म में अन्य चिकित्सा करनी चाहिए। पित्तज गुल्म चिकित्सा, विरेचन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दूध पिलाकर उसकी चिकित्सा करें। पित्तज गुल्म में रोहिणाद्य घृत ने, त्रायमाणाद्य घृत पित्त और रक्तजन्य गुल्म में, अम्लकाद्य घृत पित्तज गुल्म में, द्राक्षाद्य घृत पित्तज गुल्म में, वासा घृत पित्तज गुल्म में। पित्त गुल्म में त्रयमाण का प्रयोग, 2 पल त्रायमाणा को 2 प्रस्थ जल में क्वाथ कर अष्टमांश शेष रहने पर छान कर 4 पल गाय का दूध मिलाकर पान करें और पीने के बाद रोगी अपने बलानुसार गरम गौ का दूध इच्छानुसार भरपेट पान करे। पित्तज गुल्म शांत हो जाता है। विरेचन, मुनक्का हरड़ के स्वरस में गुड़ मिलाकर पीने को दें। अभ्यंग, घृत या चंदनादि तैल। बस्ती, पित्त ज्वर में तिक्त द्रव्यों के साथ जिन क्षीर बस्तियों का विधान ज्वर में बताया है और आगे सिद्धि स्थान में जो बस्तियां बताई जाएंगी वे सभी बस्तियां पित्तजन्य गुल्म में हितकर होती हैं। लंघन, पित्तज गुल्म में यदि आम दोष का अनुबंध हो अथवा पित्त गुल्म में आम कफ और वात संबंध हो तो लंघन कराने के बाद यवागु खड़यूस के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित यानी कि बढ़ाना चाहिए। गुल्म में जठराग्नि का महत्व, सभी दोषों की शांति प्रकोप का होना अग्नि के ऊपर आश्रित है, अतः जठराग्नि की रक्षा सभी प्रकार से करनी चाहिए। कफज गुल्म की शल्य चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन पश्चात वमन का प्रयोग कराएं और स्नेहन स्वेदन और वमन के द्वारा गुल्म में शिथिलता आ जाए तो एक घड़े में जलते हुए बलवज अथवा कुशों को डाल दें। गुल्म पीड़न, जिससे गुल्म के दोष बाहर निकल जाएं, केवल एकमात्र गुल्म का ही मर्दन करें किंतु अन्यत्र और हृदय का स्पर्श न करें। श्लेष में गुल्म में स्वेदन, गर्म किए हुए लोहे के पात्र से स्वेदन करें, पर लोह का पात्र इतना गर्म हो कि गुल्म जले न। 10 मूली घृत, सेवन करने से शीघ्र ही कफज गुल्म नष्ट होता है। भलातक घृत, कफज गुल्म को नष्ट करने में उत्तम है। क्षीर षटपलक घृत, कफज गुल्म में दें। मिश्रक स्नेह कफज गुल्म में दें। कफज गुल्म में वातनाशक घृत विरेचनार्थ। वात गुल्म नाशक स्रंसन कार्य के लिए जो नालिनी घृत का उल्लेख पहले किया जा चुका है वही घृत दोगुनी मात्रा में कफज गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को विरेचन के लिए दें। कफज गुल्म में त्रिवृत का प्रयोग, सफ़ेद निषोध के चूर्ण को सेहुंड के दूध में भली प्रकार भावना देकर एक कर्ष चूर्ण को मधु और घृत मिलाकर चाटने से उत्तम प्रकार का विरेचन हो जाता है। दंती हरित की गुल्म में दें। दंती हरित की सेवन से कोई उपद्रव नहीं होता। इस दंती हरितकी के प्रयोग से मांसरस से सना हुआ भात का भोजन करना चाहिए। कफ गुल्म के रोगी के लिए प्रयोग करने योग्य सिद्ध निरु बस्तियों का प्रयोग आगे सिद्धि स्थान में कहा जाएगा। कफज गुल्म में चूर्ण आदि का प्रयोग, जो चूर्ण और गुटिकाएं वात गुल्म से पीड़ित रोगियों के लिए बताई गई हैं उनमें एक भाग की अपेक्षा त्रिगुण मात्रा में यव, क्षार, हींग, अम्ल वेतस मिलाकर प्रयोग करने से कफज गुल्म में लाभ करती हैं। ग्रहणी रोग में जिन क्षार प्रयोगों का विधान है वे सभी क्षार कफ गुल्म से पीड़ित रोगियों के लिए भी सिद्ध निरापाद और लाभ करने में उत्तम है। यदि इन चिकित्साओं से कफज गुल्म नष्ट न हो तो अंत में दाह करना चाहिए। अंत में दाह करें। कफज गुल्म में पेय द्रव्य, लघु पंचमूल से षडंग परिभाषा के अनुसार पकाया हुआ जल, पुराना वारुणी मंड अथवा पुराना माधवीग महुआ से बनी हुई मदिरा को कफ गुल्म से पीड़ित रोगी समय पर अर्थात प्यास लगने पर पिए। असाध्य गुल्म के लक्षण क्या होते हैं? जो बहुत बड़े स्थान को घेर लेता है और
जड़ बांध लिया हो तथा जो सिराओं से आबद्ध हो गया हो, अर्थात सिरा जाल से व्याप्त हो गया हो, जो कछुए के समान उन्नत हुआ हो, ठीक है, इत्यादि। रक्त गुल्म रोग से पीड़ित रोगिणी की चिकित्सा गर्भकाल अर्थात 10 मास बीत जाने के बाद स्नेह संवेदन कराकर स्नेह विरेचन दें। रक्त गुल्म में पलाश क्षार का प्रयोग। यदि इस पलाश क्षार से सिद्ध तेल घृत के सेवन से रक्त गुल्म का भेदन न हो तो योनि विशोधक औषधों का प्रयोग करना चाहिए। वातज गुल्म का चिकित्सा सूत्र। स्नेहन स्वेदन घृतपान चूर्ण ब्रिहण गुटिकाएँ वमन विरेचन रक्त मोक्षण का प्रयोग करें। पित्तज गुल्म का चिकित्सा सूत्र। तिक्त द्रव्यों से पकाया हुआ घृत, दूध, विरेचन, निरूबस्ती, रक्त मोक्षण, आश्वासन, संशमन, योग, उपनाह। पके गुल्म में शस्त्र कर्म यानी कि चीरा लगाना। आभ्यंतर गुल्म पककर फूट गया हो और बह रहा हो तो शोधन और संशमन कर्म किया जाता है। कफज गुल्म का चिकित्सा सूत्र। स्नेहन स्वेदन भेदन लंघन वमन विरेचन घृतपान बस्ती गोलियां चूर्ण अरिष्ट योग क्षार का प्रयोग। इन कर्मों से लाभ न होने पर अंत में रक्त मोक्षण करने के बाद अग्नि से दाह कर्म किया जाता है।